साबरमती से मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया गुजरात में चुनाव प्रचार। किया दावा, अध्यक्ष बनने पर युवाओं को पार्टी में मिलेगा 50% आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खड़गे का शशि थरूर से है मुकाबला। सपा संरक्षक मुलायम सिंह की हालत में नहीं हो रहा सुधार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर जाना सपा नेता का हाल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार का हुआ ऐलान। एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आलियस बिलियोत्स्के के साथ रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला नोबेल प्राइज। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 31 अंकों की गिरावट के साथ 58,191 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 17 अंकों की गिरावट के साथ 17,314 अंक पर हुआ बंद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता के साथ संपर्क साध रही है और उनकी तकलीफों से रूबरू हो रही है, जो कांग्रेस को जनता के और भी ज्यादा करीब ला रहा है। यही वजह है कि यात्रा को आज 1 महीना पूरा हो गया और यात्रा में हर दिन ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, यानी यात्रा को लोगों का प्यार मिल रहा है। इसके पीछे की वजह है कांग्रेस की मेहनत, क्योंकि यात्रा के दौरान राहुल हर दिन समाज के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों को जानकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने कर्ज में डूबे किसानों और उनके परिवारों की स्थिति पर चिंता जताई, साथ ही सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कल मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 के कर्ज के कारण अपनी जान दे दी। एक भारत, पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी। दूसरा भारत, अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी। एक देश में ये 2 भारत हम स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल यात्रा के 29वें दिन राहुल गांधी विधवाओं और जान देने वाले किसानों के परिवारों से मिले थे, जिसका वीडियो भी कांग्रेस ने साझा किया है। इस वीडियो में राहुल ने उन लोगों की तकलीफें सुनी और सरकार को एक बार फिर मित्रों की सरकार करार दे दिया। बता दें कि देश के किसान पहले ही मोदी सरकार से नाराज हैं और सरकार की वादाखिलाफी के चलते एक बार फिर दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में राहुल की किसान परिवारों से ये मुलाकात मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। बता दें कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इस समय कर्नाटक में मौजूद है, जहां पहले राहुल गांधी कोरोना पीड़ितों के परिवारों, आदिवासियों से मिले थे और अब उन्होंने जान देने वाले किसानों के परिवारों से मुलाकात की। कर्नाटक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बैकफुट पर है। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में कांग्रेस के लिए जीत की जमीन तैयार कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को भी अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए उसने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेताओं को यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए पूछताछ के नाम पर बुलाया जा रहा है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी कार्यालय में अंदर जाने से पहले शिवकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और इसलिए संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए पहुंचे हैं, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें यहाँ बुलाया क्यों गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें शामिल होने के कारण शिवकुमार ने ईडी से 21 अक्टूबर तक पेशी से छूट देने की अपील की थी। वो राज्य में यात्रा की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। शिवकुमार ने गुरुवार को बताया था कि ईडी ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेशी से छूट देने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बेशक ये राजनीतिक प्रतिशोध मोदी शैली है, खासकर कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। ईडी ने शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश को भी कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले शिवकुमार से आय से अधिक संपत्ति मामले में भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब पूछताछ की टाइमिंग को लेकर ईडी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी पहले ही कटघरे में है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस की यात्रा को मिल रही कामयाबी ने बीजेपी में हार के डर को और बढ़ा दिया है। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेंटिंग होगी या नहीं, इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
मुस्लिम पक्ष तो इसका विरोध कर ही रहा है, वहीं एक तरफ हिंदू पक्ष में भी दो फाड़ हो गया है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से 5 वादी महिलाएं हैं जिन्होंने सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की है। हालांकि एक वादी राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। वहीं वादी राखी सिंह के अधिवक्ता ने कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के खंडित होने का अंदेशा जताया। इस मतभेद के बीच जिला जज A.K. विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एक मत होकर अपनी बात रखें और बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। वहीं न्यायालय ने वादी पक्ष से पूछा कि कार्बन डेटिंग से उस स्थान का क्षरण तो नहीं होगा। इस सवाल के बीच कोर्ट में प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं होने का हवाला दिया। अब मुस्लिम पक्ष 11 अक्टूबर को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा, जिसके बाद ही कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 29 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग पर वादी पक्ष ही आमने सामने आ गया था। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 4 महिला वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने मांग की है कि कथित शिवलिंग के नीचे अर्घे और आसपास की जांच कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि ये काम कथित शिवलिंग को छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए, ये चाहे कार्बन डेटिंग से हो या किसी अन्य तरीके से किया जाए। इस मामले में बहस पूरी होने के बाद जिला जज ने 7 अक्टूबर की तारीख आदेश के लिए तय की थी, लेकिन आज भी फैसला टाल दिया गया। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला लेता है। उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन के खिलाफ यूएन में लाए गए प्रस्ताव का भारत ने समर्थन नहीं किया और वोटिंग से दूरी बना ली। इसे लेकर अब भारत में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, क्या पीएम मोदी UNHRC में उइगर मुद्दे पर एक अहम वोट से दूर रहने का विकल्प चुनकर चीन की मदद करने के भारत के फैसले का कारण बताएंगे? क्या वो शी जिनपिंग को नाराज करने से इतना डरते हैं जिससे वो 18 बार मिले, या भारत सही के लिए नहीं बोल सकता? ओवैसी ने पीएम से सवाल किया कि क्या वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस मामले में कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया, भारत ने चीन में उइगरों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बहस के लिए UNHRC में मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमारी जमीन की चोरी के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने की बात तो दूर, पीएम मोदी खुद को मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चीन की निंदा भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी को चीन से इतना डर क्यों है? दरअसल अमेरिका और दूसरे कुछ देशों ने चीन में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें समर्थन में 17 वोट पड़े, जबकि विरोध में 19। भारत सहित 11 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आनन फानन में योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करवाया था। पीएम मोदी ने 14 नवंबर 2021 को जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उस समय इस पर काम चल रहा था। इसका उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने यूपी में विकास के कसीदे पढ़े थे और योगी सरकार ने खूब तारीफ लूटी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि योगी सरकार के विकास के दावे धरे के धरे रह गए और बारिश ने दावों की पोल खोल दी। दरअसल पिछले साल 22,000 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेस में भारी बारिश के बाद सड़क में 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया और एक कार गड्ढे में समा गई, जिससे कार में सवार लोग किसी तरह बाल बाल बचे। हालांकि घटना के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है, लेकिन फिर भी सरकार घिर गई है और अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 11 महीने पहले ही तैयार हुआ था। ऐसे में एक्सप्रेसवे का 1 साल के भीतर इस कदर धंस जाना कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि यूपी में एक्सप्रेसवे पर सड़क बैठने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी भारी बारिश के कुंवासी हलियापुर के बीच एक्सप्रेसवे के अंडरपास की बीम दरक गई थी, जिस पर भी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं जैसे ही ये मामला सामने आया, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया, हजारों करोड़ खर्च हुए, लेकिन बारिश ना झेल पाया। 15 फीट के बड़े गड्ढे में एक कार भी घुस गई। यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अब परिणाम सामने है। मोदी जी किस किस को रेवड़ी बटी। कांग्रेस ने तस्वीरें भी ट्वीट की। अब इस घटना के चलते योगी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस घटना का कारण एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते खराब क्वालिटी की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ। साथ ही ज्यादा लाभ कमाने के लिए कर्मदायी संस्था ने तय मानकों का पालन नहीं किया।
इतना ही नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है कि रिकॉर्ड समय में तैयार करने का दबाव भी इस घटना का जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय महज 40 महीने में बनकर तैयार हुआ था। अब विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन योगी सरकार के विकास मॉडल की धज्जियां जरूर उड़ गई हैं। देश का अगला सीजीआई कौन होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सवाल अब एक बार फिर उठने लगे हैं, क्योंकि वर्तमान सीजीआई का कार्यकाल पूरा होने वाला है। हालांकि उनका कार्यकाल मात्र 3 महीने का ही है, जबकि इनसे पहले जस्टिस एन.वी. रमन का कार्यकाल लगभग 1.5 साल तक रहा था और वो 26 अगस्त को रिटायर हुए थे, जिसके बाद ही जस्टिस यू ललित ने पदभार संभाला था और अब एक बार फिर वो ही तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल देश के प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म होने वाला है। ऐसे में अब केंद्र की तरफ से चीफ जस्टिस को परंपरा के अनुसार पत्र भेजा जा चुका है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से ये पत्र शुक्रवार सुबह ही यू ललित को भेजा गया है, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहा गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यू ललित के बाद देश के अगले चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे, क्योंकि वो ही सीजीआई के बाद सबसे सीनियर न्यायाधीश हैं और इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन फिर भी परंपरा के अनुसार यू ललित को उत्तराधिकारी का नाम लिख कर देना होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे सीनियर जस्टिस को नामित करते हैं। अब केंद्र की तरफ से नाम मांगा गया है, जिसके बाद ललित नाम सौंप देंगे और चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि 27 अगस्त को जस्टिस यू ललित ने देश के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। जस्टिस उदय उमेश ललित ने जस्टिस एन.वी. रमन की जगह ली, जो 26 अगस्त को रिटायर हुए थे। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से नए नए नियम ला रही है। 3 तलाक से लेकर जीएसटी तक का नियम बना दिया गया, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र से फैसला नहीं लिया जा रहा है। जी हां, एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव अब तक लटका हुआ है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के आने के बाद एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग काफी जोर दे रहा है। पहली बार 2004 में यह प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन 18 साल में इस नियम को लागू करने के संबंध में कुछ प्रगति नहीं हो सकी, यानी ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है। अब एक बार फिर निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से इस नियम को लागू करवाने पर जोर देना शुरू किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर ये प्रस्ताव विचार के लिए केंद्र के पास भेजा है। केंद्र को नए नियम के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव करना होगा। वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन साल 1996 से पहले कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, जिसे बाद में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके 2 सीटों तक सीमित किया गया था। मगर 2004 में पहली बार निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के पास एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजा। तब तर्क दिया गया था कि अगर एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीतने के बाद एक सीट खाली करता है तो उपचुनाव कराने में फिर खर्च आता है। एक तरह से ये पैसे का दुरुपयोग है। इसे देखते हुए सीट छोड़ने वाले निर्वाचित उम्मीदवार को सरकार के अकाउंट में एक निश्चित रकम जमा करने का नियम बनाने की सिफारिश ईसी ने की थी। वहीं मार्च 2015 में विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 211 पन्नों की 255वीं रिपोर्ट में अनेक उपाय सुझाए थे। इनमें एक सुझाव उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने और निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रतिबंधित करने का भी उपाय शामिल था। यानी चुनाव आयोग से लेकर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं ले रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाना चाहती? खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।